एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक अहम मुद्दा लेकर के हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का एक बार स्वागत करती हूं। आपको बता दें कि आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत, जो इस वक्त गोल गोल जलेबी की तरह घूमी पड़ी हुई है और इस जलेबी की मिठास सभी के घर में जरूर पहुंच रही है। लेकिन ये मिठास किसी को पसंद आ रही है तो किसी को नहीं पसंद आ रही है और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आज बात होगी कैबिनेट विस्तार को लेकर के, और कैबिनेट विस्तार के बाद बात होगी कि आखिरकार इस विस्तार में अभी पलड़ा बराबर का कैसे चल रहा है शिंदे और बीजेपी का। क्या शिंदे यहाँ पर बीजेपी को बराबर का टकरार दे पा रहे हैं और इसी टकरार की वजह से बीजेपी शांत है, या फिर बिहार की जो हालत हुई है बीजेपी की, उस हालत के बलबूते पर अब बीजेपी नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में भी एक और झटका उन्हें लगे और इसकी वजह से बचाव कार्य अपनी तरफ से जारी कर रखा है और वो बचाव कार्य है मौन व्रत धारण करना। बहरहाल अभी इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि कैबिनेट विस्तार का मामला था बेहद ही ज्यादा गरमाया हुआ और कैबिनेट विस्तार को लेकर के सभी की नजरें टिकी हुई थी। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास प्रोग्राम में। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो महाराष्ट्र की जो सियासत की बिसात इस वक्त बिछी हुई है, उस बिसात के बीच में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार आखिरकार शुरू हो गया और करीब 18 मंत्रियों को उनका मंत्रिमंडल मिल गया है। लेकिन इसमें बराबरी का हक देखने को मिला। कभी शिंदे कह रहे थे कि हमारे मंत्री ज्यादा होंगे, तो कभी बीजेपी कह रहे थे कि हमारे मंत्री ज्यादा होंगे। लेकिन अंत में आकर के फैसला हुआ कि चलिए शिंदे के मंत्री जो है वो ज्यादा होंगे। लेकिन फिर भी जो पहले चरण का विस्तार अभी 18 मंत्रियों का हुआ है, उस 18 मंत्रियों में 9 मंत्री बीजेपी के हैं और 9 मंत्री यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट के हैं। तो क्या इससे ये मान लिया जाए कि एकनाथ शिंदे घबरा रहे हैं या फिर बीजेपी घबरा रही है? क्योंकि अभी तक तो बराबर का दर्जा इस शिंदे ने अपनी तरफ से दिया हुआ है, लेकिन कयास ये पूर्ण रूप से है कि आने वाले समय में शिंदे अपना बड़ा खेला करते हुए अपने मंत्रियों को ज्यादा पद दिलवाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो क्या उस समय भी यहाँ पर जो है मोदी सरकार और बीजेपी ऐसे ही चुप्पी साध के रहेगी जैसे कि अभी चुप्पी साध रखी है? देखिए, जहाँ तक एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होने की बात है, उन्होंने ऐसी स्थिति में सरकार में शामिल या सरकार में शामिल नहीं, एक तरीके से बगावत करके नई सरकार का गठन किया है। और इस समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम दावों पर एक तरीके से अंकुश लगाया था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बने और सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे को बना दिया गया, तभी समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़े रणनीति के तहत काम कर रही है। और अभी एकनाथ शिंदे के गुट के जो 9 मंत्री बनाए गए हैं और बीजेपी के 9 मंत्री, तो इससे ये लग रहा है कि एकनाथ शिंदे कहीं भी नेगोशिएशन के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कड़ा रुख इख्तियार करती है तो फिर एकनाथ शिंदे उनसे भी बगावती सुर जो है वो अपना सकते हैं, उनको भी बगावत जो है अपनी वो दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मजबूरी दोनों की है। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और उनको सरकार में आने का मौका मिलता है तो किसी भी विपक्षी दल के लिए इससे बेहतर चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती। और यही वजह रही कि 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस ने इस डिप्टी सीएम को खुशी खुशी कबूल लिया। लेकिन अब जबकि मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो चुका है, उसके बाद एकनाथ शिंदे की मुसीबत ये हो सकती है आने वाले दिनों में कि उनके साथ जो कुल विधायक हैं 40-42 तक जो आंकड़े हैं, उस विधायकों की संख्या को देखते हुए उनमें से कुल 8 विधायक ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार में भी मंत्री हुआ करते थे, उनके पास जिम्मेदारियां थी। और वैसे में अगर उन तमाम 8 विधायकों को इस सरकार में भी मंत्री पद से नहीं नवाजा जाता है तो फिर वो विधायक जो हैं अपने बगावती सुर जो है वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोल सकते हैं, मीडिया के सामने जा करके सारी बातों से पर्दा उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे इस बात से भी डर रहे हैं कि अगर उन विधायकों को खुश नहीं रखा गया या उनसे जो वादे किए गए थे उद्धव ठाकरे गुट से तोड़ने के समय, उन वादों के मुताबिक उनके लिए अगर वो मंत्री पद नहीं दिए गए तो फिर एकनाथ शिंदे की कुर्सी जो है वो खतरे में
पड़ सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का मामला अगर आप जोड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई उद्धव ठाकरे के द्वारा, उन्होंने 14 विधायकों को अयोग्य करार देने की बात कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी इस मामले को संजीदगी से सुन रहा है। और सुनने के बाद साथ ही सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया था, जो बीती सुनवाई हुई है, कि इस मामले को संवैधानिक पीठ को सौंपा जाएगा, क्योंकि ये किसी प्रदेश की सरकार गिरने या बने रहने की बात है। तो इसको गंभीरता से सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई जो फैसला है, अस्थायी फैसला, वो देगा। और इन तमाम बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है आने वाले दिनों में ज़्यादा परेशानी में मुब्तला भी हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर परेशानी शिंदे को ज़रूर है, लेकिन वो परेशानी से ज़्यादा उनके पास इस वक्त खुशियाँ हैं, और उस खुशियों को बटोरते हुए वो साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। और वो तस्वीर सभी को दिखाई भी दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे बिहार की राजनीति देख कर के सबक लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि नीतीश कुमार जो है वो सबक ले चुके थे बिहार की राजनीति को देख करके, और अपना हाल उद्धव ठाकरे की तरह नहीं होने दिया, अपना हाल एकनाथ शिंदे वाला बना के रखा, और एकनाथ शिंदे की तरह ही बागी तेवर उन्होंने भी अपना दिया। बहरहाल महाराष्ट्र की सत्ता पर थे और उसी पर ही चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में जो चारों तरफ सरगर्मी मची थी, उस सरगर्मी के बीच में एकनाथ शिंदे क्या कुछ कर सकते हैं और इस दौरान क्या कर गुजरने के स्थिति में है, उस पर अभी हमने चर्चा की। हमने आपको बताया कि किस तरीके से शिंदे की स्थिति इस वक्त बेहद मजबूत है, लेकिन बीजेपी की स्थिति उतनी ही खराब है। बीजेपी अपनी ही नीति में फंसती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी अब अपनी पैठ में एक नई घुसपैठ करने की जरूरत में भी दिखाई दे रहे हैं। तो अबरार, क्या लगता है इस पूरे मामले को जानने के बाद, क्या यहाँ पर आने वाले समय में एकनाथ शिंदे अगर अपना बागी तेवर बीजेपी से अपनाते हैं, क्योंकि बहुमत तो शिंदे के पास भी नहीं है, तो अगर अपना बागी तेवर अपनाते हैं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद या मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, तो क्या इसका फायदा उद्धव ठाकरे को पहुंचेगा? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है महाराष्ट्र में। बीजेपी के बाद अगर वो किसी तरफ देखेंगे तो उद्धव ठाकरे ही नजर आते उन्हें। बिल्कुल सही कहा आपने कि आने वाले दिनों में अगर उनके साथ किसी इस तरीके की अनहोनी होती है, जैसा कि आज बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है, तो फिर वो उद्धव ठाकरे की तरफ ही देखेंगे और उनके साथ जाने की भी बात है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। वो हो सकता है कि सरकार से अगर इस तरीके की आनाकानी होती है तो आने वाले दिनों में शिवसेना में फिर वापस लौट भी सकते हैं। क्योंकि आदित्य ठाकरे के उस बयान पर अगर हम एक नज़र डालेंगे तो आदित्य ठाकरे ने कहा था कि वो तमाम विधायक जो शिवसेना से दूर हो गए हैं, शिवसेना से बगावत की उन्होंने, उनके लिए मातोश्री के दरवाजे जो हैं वो हमेशा के लिए खुले रहेंगे और जब भी चाहे तो वो आ सकते हैं शिवसेना में। तो इस बयान से ये लगता है कि कहीं ना कहीं शिवसेना भी इस मामले को लेकर के अपना जो उनका जो एक तरीके से कहें उनकी जो एक तरीके से मेंटेलिटी है वो लचकदार है और फिर आने वाले दिनों में वो एकनाथ शिंदे को अपना भी सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे के लिए अभी दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन उन्होंने जो बगावत की उसके बाद अगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे तो फिर राजनीति में उनके लिए एक बड़ा ख़राब समय साबित होगा। क्योंकि शिवसेना पार्टी की भी बात की जाए तो अब तक इतने बड़े स्तर पर उस पार्टी के साथ बगावत नहीं हुई थी और शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे अभी इस सदमे से निकल भी नहीं पाए हैं। तो अभी इन सारी बातों को लेकर के अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो फिलहाल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो सही दिशा में तो चल रही है, लेकिन कब तक चलेगी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद अबरार, आपका भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि महाराष्ट्र की सियासत में अगला फेरा किसका लगेगा, कौन कहां पर टिकेगा और कौन कहां से खिसकेगा, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। तख्ता पलट की स्थिति बरकरार है महाराष्ट्र में, लेकिन तख्ता पलट होता है तो शिंदे के साथ क्या होगा, बीजेपी का अगला कदम क्या होगा और उद्धव ठाकरे की स्थिति कैसी बनेगी, इन तमाम मुद्दों पर हमारी नजर बरकरार है। हम आप तक सभी अपडेट्स जो है पहुंचाते रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अबरार हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने इस खास प्रोग्राम में आपको तमाम जानकारी दी। फिलहाल हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।